Hello guys and welcome to Bulldogs Stock Market series. So firstly I would like to thank you all for joining us today in this session. Now without wasting any time, let's get started. तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्कशन अबाउट प्राइमरी मार्केट्स। हम लोग प्राइमरी मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मार्केट्स पहले ही बताया था मैंने कि होता क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे वो कैसे वर्क करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है उसके रिलेटेड डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज लाइक आईपीओस क्या होते हैं, एफपीओस क्या होते हैं, ओएफएस क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता क्या है? तो देखिए मैंने पहले भी सेशन में बताया था कि प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली बड़े बड़े प्लेयर से डील करती हैं अपने शेयर्स को लॉन्च करने के लिए या अपनी कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो मेजर इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं, जैसे हमारे ब्रोकर्स हो गए या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए। और पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करने वाली होती है किसी सेकेंडरी मार्केट में यानी शेयर मार्केट में जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो वो वाया प्राइमरी मार्केट्स के आती है। मतलब कंपनी जो है अगर उसको अपने शेयर्स लॉन्च करने हैं तो वो पहले प्राइमरी मार्केट में जाएगी जहाँ पे उसके शेयर्स इशू किए जाएंगे और फिर उसके बाद उसके जो शेयर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में कॉमन इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड किए जा सकेंगे। ठीक है, तो देखो इसका काम क्या होता है प्राइमरी मार्केट्स का। वो सेवर्स ऑफ फंड्स, मतलब हम जैसे लोग जो पैसे सेव करते हैं उनको मिलवाता है यूजर्स ऑफ फंड से, मतलब कंपनीज जिनको पैसे की ज़रूरत हो कैपिटल रेज करने के लिए और अपने प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड कुछ हम टर्म्स देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट्स में एंटर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आता है आईपीओस। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी मेजर स्लाइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफपीओ। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इन चार टर्मिनोलॉजीज पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आते हैं हम आईपीओ में। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचने आती है पब्लिक को तो वो आईपीओ के थ्रू आती है फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जब भी किसी कंपनी को पहली बार अपने शेयर इशू करने हो तो वो आईपीओ के थ्रू आती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनीज प्राइमरी मार्केट्स में जाएंगी, अपना आईपीओ लॉन्च करेंगी और फिर उसके थ्रू कैपिटल रेज करेगी। ठीक है, जो न्यू शेयर्स होते हैं वो या तो प्रोमोटर्स के होते हैं या तो ऑलरेडी उस कंपनी के होते हैं। देखिए कंपनी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रमोटर्स और एक होते हैं जनरल शेयर होल्डर्स या जनरल गवर्नमेंट की हो सकते हैं या दूसरे सब्सिडीज हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है अपने शेयर्स लेके तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है ओएफएस। ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल। इसको हम डिस्कस करेंगे एफपीओ वाले टॉपिक में क्योंकि ये वहां ज्यादा काम आता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट इज अगर हमारा इशू जो पहली बार हो रहा है मतलब कंपनी पहली बार ला रही है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। दूसरा तरीका होता है ओएफएस का, ऑफर फॉर सेल का। इसमें क्या होता है ना, जो प्रोमोटर्स होते हैं अगर उनको अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी है तो वो ऑफर फॉर सेल का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो दो तीन डिफरेंस होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर में और ओएफएस में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो पैसा होता है, मान लो जो आईपीओ आया, जैसे हमने बात किया कि 1000 करोड़ का आईपीओ आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी वो पैसा होगा वो पूरा जो 1000 करोड़ रुपए है ना वो उस कंपनी के पास जाएगा और वो कंपनी उस पैसे का यूज करेगी, चाहे उसको एक्सपेंशन करना हो चाहे डेट पे करना हो जैसा भी हो, बट वो कंपनी के यूज में जाएगा। ठीक है, बट जो हमारा ओएफएस होता है यानी कि ऑफर फॉर सेल होता है उसमें क्या होता है ना, जो आपका पैसा है वो कंपनी के पास नहीं जाता, वो प्रोमोटर्स के पास आता है। अब प्रोमोटर्स उसका जैसा चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे तो अपना उसको खर्च कर लें, चाहे तो और एक्सपेंशन में लगाएं या जो भी उनको मन करे वो उस पैसे का वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो जो प्रोमोटर्स होते हैं वही कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी भी उन्हीं की होती है, बट जो हमारे कॉर्पोरेट लॉज होते हैं उसमें प्रोमोटर्स और फर्म दोनों डिफरेंट होता है।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दोनों का एम अलग रहता है। ओएफएस जब प्रमोटर को खुद के शेयर्स बेचने हो तब वो ओएफएस लाते हैं, और वो जो पैसा है वो पूरा प्रमोटर के पास जाता है। और आईपीओ आता है तो आईपीओ का जो पूरा पैसा है वो कंपनी के पास जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इज राइट्स इशू। देखो राइट्स इशू में क्या होता है ना, मान लो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है किसी कंपनी का। अब कंपनी क्या करती है, कभी कभार ना उन्हें जब कैपिटल रेज करना होता है तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि यार इंस्टेड ऑफ हम नए लोगों के पास हैं और उनको उनसे पैसे लें, हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो एडिशनल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन रखते हैं। तो राइट्स इशू में क्या होता है ना, जो कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी उन्हीं को एक ऑफर देती है कि देखो हम आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में शेयर्स इशू कर सकते हैं, आप इतने इतने पैसे दो और शेयर्स ले लो। और जनरली जो ये शेयर्स इशू करते हैं ना, ये डिस्काउंटेड रेट पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो अपना जो राइट्स इशू आ रहा है वो आ रहा है 1:5 का। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं ऑलरेडी तो आप एक शेयर और इशू कर सकते हो। ठीक है, एक शेयर और ले सकते हो, और इसके लिए जो भी उसका डिस्काउंटेड रेट है आपको वो देना पड़ेगा। जनरली इसमें क्या होता है ना, जो कंपनी का जो एवरेज मार्केट प्राइस चल रहा था, मान लो जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है किसी कंपनी में, मान लो उसके शेयर का चल रहा है 100 रुपये, तो कंपनी क्या करेगी, जो राइट्स इशू लॉन्च करेगी वो 100 रुपये से कम पे ही करेगी, कि 95 पे कर दिया या 98 पे कर दिया या जो भी XYZ पे, बट ये 100 रुपये से कम ही हो। वो इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि आपका जो एक्चुअली में जो हम आपको राइट्स इशू दे रहे हैं वो जो आपका पैसा है वो अभी के शेयर मार्केट के प्राइस से कम है। तो इसमें फ़ायदा ये होगा, अगर आप अभी बाय करना चाहो तो अभी बाय करके आप फिर ज़्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो हो गई राइट्स इशू की बात। नेक्स्ट आता है FPO। तो FPO क्या होता है ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कभी कंपनी ने पैसे तो ले लिए, अब इन फ्यूचर IPO आ गया, कंपनी लिस्ट हो गई, बट इन फ्यूचर कंपनी को और पैसे चाहिए। ठीक है, चाहे उसको फिर से वही बात आती है, चाहे उसको डेट पे करने के लिए चाहिए, चाहे उसे एक्सपैंड करने के लिए चाहिए, चाहे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए, कुछ भी XYZ इसका रीज़न हो सकता है। जब भी कुछ ऐसा होता है कि कंपनी को वो ऑलरेडी लिस्टेड है उसे और पैसे रेज करने हैं तो FPO के थ्रू आती है। FPO में क्या होता है, सेम प्रोसेस वैसे ही रहता है, बट इसमें कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और वो अपने शेयर्स डाइल्यूट करती है। देखो कभी भी किसी को अपने शेयर्स को बेचना होता है ना, तो उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं इन द टेक्निकल टर्म्स। हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया। ठीक है, तो ये होता है अपना IPO और FPO के बीच में डिफरेंस। IPO यानी कि जब कोई कंपनी पहली बार है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, IPO मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर, और FPO मतलब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को जब पैसे चाहिए हों तो वो FPO के थ्रू आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो देखो इसमें क्या होता है ना, मान लो कंपनी को पैसे चाहिए। ठीक है, अब जो IPO का प्रोसेस होता है ना वो जनरली बहुत लंबा होता है। मतलब पहले आपको सेबी के पास जाना है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, सब रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, सब XYZ पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद आप जाके कहीं IPO अपना ला सकते हो। अब उसमें भी बहुत झंझट रहता है कि आपको ये सब पेपर तो हो गए, अब IPO आने में भी कम से कम, IPO अलॉट होने में भी 1 महीने का टाइम लगता है। तो कुल मिला के इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम हो सकता है 5 से 8 मिनट का टाइम लग जाए। तो 5 से 8 महीने का टाइम लग जाए, सॉरी। तो 5 से 8 महीने का टाइम लगेगा, तो उसमें क्या होगा, कंपनी का इतना जो पीरियड है वो तो चला गया। तो इससे बचने के लिए कंपनीज क्या करती है ना, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ले आती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, वो डायरेक्टली जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या बैंक्स हो गए, या अपने म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, तो इन सब के पास ना वो डायरेक्टली ऑफर लग देती है कि भाई हमारे इतने इतने शेयर हैं, आप इतने इतने पे चाहो तो बेच लो, खरीद लो। मान लो आपकी कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपये, तो कंपनी ने अपना प्राइवेट प्लेसमेंट रख दी कि आप चाहो तो 98 या 96 या जो भी XYZ उनका प्राइस हो, जो भी उनके बीच में डीलिंग हो, इस हिसाब से आप खरीद सकते हो। अगर इन्वेस्टर चाहे तो खरीद सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं खरीद सकता। तो ये छोटा सा शॉर्टकट मेथड होता है फंड्स रेज करने के लिए कंपनी के लिए, जो उतना लेंदी नहीं रहता
कम टाइम में हो जाता है और उतने रेगुलेशंस भी कंपनी को फॉलो नहीं करने पड़ते। बट ये याद रखिएगा, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है ना, ये ज़्यादातर कंपनीज बड़े प्लेयर्स के साथ ही करती है, क्योंकि एक तो बड़े प्लेयर्स की भी जो रीच होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ये रहता है कि कोई कंपनी कोई घपला ना कर दे, तो उससे भी वो बच सकते हैं। प्लस कंपनी को भी एश्योरिटी रहती है कि हाँ भाई, ये मेरा इतना पैसा है, इतने इतना टाइम में मेरे को दे देगा। ठीक है, तो I hope you all like this video. Let's meet in the next lecture. Till then, keep one thing in mind, like building wealth is a marathon and not a sprint. हमेशा ये याद रखिएगा, कंसिस्टेंटली आप अर्न करते जाएंगे तो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जितना तेज़ी से कमाने की सोचेंगे उतनी तेज़ी से आपका पैसा डूबेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।